हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से आप लोगों के लिए मैं 100 क्वेश्चन जीके जीएस का ला दिया हूँ। ठीक, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। ठीक, तो अगर आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका क्या है कि जीके जीएस जो है काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक क्यूज टाइप का वीडियो होने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर देना है आप लोगों को, बाकी फिर बाद में मैं बताऊंगा। और ये खासकर बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके, अभी बिहार में जितने भी आगामी एग्जाम होने होने वाले हैं, मध्य निषेध या फिर बिहार पुलिस का भी अगर पोस्ट आता है तो उसके लिए भी है। और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है, तो मतलब हर एक एग्जाम के लिए ये आप जीके जीएस देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर रोज आप लोगों को वीडियो का जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये वीडियो जो आती है हर रोज शाम को 7 बजे आती है। ठीक, हर रोज शाम को 7 बजे आती है। तो आप लोग तो 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में शहरी नियोजन का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए है धार्मिक संरचनाएं, ग्रिड प्रणाली, किलाबंदी का अभाव या केवल पत्थर का उपयोग। तो शहरी नियोजन का मुख्य आधार क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, बताना है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर भी बताना है कि आप लोगों ने कितने सही किया है। ठीक, जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्कोर बताइएगा। बाकी आप लोग जो भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड प्रणाली। ठीक, शहर नियोजन का मुख्य आधार क्या था? तो ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा जिसे कि बंदरगाह कहा जाता है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो कि समुद्री व्यापार को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि बंदरगाह पर समुद्री व्यापार ही, मतलब कि ये एक समुद्री जहाजों का स्टेशन होता है। कालीबंगा, लोथल, बनावली, रोपड़। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। ठीक, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। हल का साक्ष्य ध्यान रखिएगा, यहाँ से मिला है, बनावली से। और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लोथल जो है गुजरात में है। ठीक, लोथल गुजरात में है। और ये बनवाली जो है ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। वैदिक काल में विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी की उपस्थिति क्या सिद्ध करता है? यानी कि वैदिक काल में महिलाओं की उपस्थिति का क्या सिद्ध करता है? जो कि एक विदुषी थी जिसका नाम था गार्गी। ऑप्शन ए है महिलाओं की संपत्ति का अधिकार था। ऑप्शन बी है प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। वे युद्धों का नेतृत्व करती थी। वो समाज मात्र सत्तात्मक था। तो जो वैदिक काल में विदुषी विदुषी का मतलब आप लोग समझिए, जब कोई पुरुष पढ़ा लिखा होता है उसे विद्वान कहा जाता है। जब कोई महिला पढ़ी लिखी होती है उसे विदुषी कहा जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो वैदिक समाज में महिलाओं का जो था कि शिक्षा का अधिकार था। ठीक, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मोक्ष की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति और माध्यम का मार्ग अनुसरण। और ऑप्शन सी है वेदों की सर्वोच्चता स्वीकार करना। और ऑप्शन डी है कठोर तपस्या करना। तो बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आप लोग सही आंसर कर लिए होंगे, तो मैं इसका आंसर बता दूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुखों से मुक्ति। ठीक, दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और मध्यम मार्ग का अनुसरण अष्टांगिक मार्ग का मतलब है। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या? तो ये संसार जो है ये दुखों से भरा हुआ है, तो वही इस दुखों से निपटने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल तत्व क्या था? अशोक के जो धम्म जो अपनाए थे, तो इसका मूल्य तत्व क्या था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का प्रचार, नैतिक आचार संहिता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और ब्राह्मणों का विरोध, या फिर नए साम्राज्य का विस्तार। तो आप सभी को पता होगा, अशोक कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसके बाद क्या किए थे कि धम्म अपना लिए थे। ठीक, धम्म अपना लिए थे, यानी कि वो युद्ध वगैरह सब चीज छोड़ छाड़ दिए थे। ठीक, तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा सही आंसर? नैतिक आचार संहिता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट करिएगा। ये भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा था? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 9। तो जो मेगास्थनीज था ये मौर्य क्या बोलते हैं कि भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। ठीक,
पूछेगा क्वेश्चन कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक, 7। तो ये मेगास्थनीज का जो पुस्तक का इंडिका था, ठीक, मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोने के सिक्के की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी है कला साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्ण प्रगति के कारण, ऑप्शन सी है विदेशी आक्रमण न होने के कारण, ऑप्शन डी है केवल समुद्रगुप्त की विजय के कारण। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर कला साहित्य विज्ञान में अभूतपूर्ण प्रगति, यानी कि सारी चीजों में प्रगति बहुत हुआ था। ठीक, तो इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में हुई चौथी बौद्ध संगीति का क्या परिणाम निकला? कनिष्क के काल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसके परिणाम क्या निकला था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का अंत हुआ, या ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, ऑप्शन सी है वेदों का संकलन हुआ, या ऑप्शन डी है जैन धर्म का उदय हुआ। तो जो चौथी बौद्ध संगीति का परिणाम आप सभी को पता होगा कि चौथी बौद्ध संगीति में के बाद क्या हुआ था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म जो था ये 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान और महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो ये फर्स्ट एडी यानी कि पहली शताब्दी में ये हुआ था कुंडलबंग कश्मीर में। ठीक, कुंडलबंग कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार पर रोक लगाना, वेतन के बदले भूमि हस्तांतरण और प्रशासनिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है धार्मिक कर वसूलना, और ऑप्शन डी है सेना को समाप्त करना। तो दिल्ली में इक्ता प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य था, आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वेतन के बदले भूमि हस्तांतरण और प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक, वेतन के बदले भूमि, यानी कि वेतन के बदले में क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता था। ठीक, भूमि दिया जाता था। इक्ता प्रणाली का यही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्राथमिक कारण क्या था? तो अलाउद्दीन द्वारा क्या लाया गया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन ए है जनता का कल्याण के लिए लाया था, या फिर कम खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार को रोकने के लिए। तो जो अलाउद्दीन था ये बाजार नियंत्रण नीति किस लिए लाया था? तो ये लाया था कम खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने के लिए, यानी कि जो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली था ये अस्थायी सेना से संबंधित था। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण प्रणाली अस्थायी सेना से नियंत्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भक्ति आंदोलन के संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग क्यों किया? भक्ति आंदोलन के जो संत थे ये क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग क्यों किए थे? ऑप्शन ए है वे संस्कृत नहीं जानते थे ताकि आम जनता तक उनके विचार आसानी से पहुंच सके, राजकीय उद्देश्य के कारण, या फारसी भाषा कठिन थी। तो इसका आप लोग सही आंसर कर पा रहे होंगे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो आम जनता तक अपनी विचारों को आसानी से पहुंचाना चाहते थे। ठीक, भक्ति आंदोलन के संतों का जो क्षेत्रीय भाषा उपयोग करने का कारण क्या था? अपनी विचार को जनता तक पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नायंकर प्रणाली किससे प्रेरित थी? विजयनगर बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था में नायंकर प्रणाली किससे प्रेरित था? नायंकर प्रणाली। ऑप्शन ए है गुप्त प्रशासन से, सल्तनत की एकता प्रणाली से, मुगल मनसबदारी से, या फिर चोल ग्राम प्रशासन से। तो ये नायकर प्रणाली था ये किससे प्रेरित था? तो ये सल्तनत काल की जो एकता प्रणाली था, एकता प्रणाली ये इससे संबंधित था। एकता प्रणाली में क्या होता था? तो इसमें वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। ठीक, तो ये एकता प्रणाली से संबंधित था, नयंकर प्रणाली जो कि विजयनगर का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दीन ए इलाही का मूल्य विचार क्या था? अकबर की दीन ए इलाही का मूल्य विचार क्या था? ऑप्शन ए है एक नया धर्म बनाना, सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समावेश, या फिर इस्लाम का शुद्धिकरण, या हिंदुओं को मुस्लिम बनाना। दीन ए इलाही का मूल्य विचार क्या था? तो दीन ए इलाही कौन लाया था? तो अकबर ने लाया था। कब? तो 1582 में। ठीक, दीन ए इलाही कौन लाया था? तो 1582 में अकबर। 1582 में अकबर। इसका जो मूल विचार था ये सभी धर्मों को अच्छे तत्वों का समावेश। ठीक, सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समावेश, यानी कि इसे सुलह एक कुल कहा जाता था, सुलह एक कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और संवार क्या दर्शाते हैं? मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है
पद और घुड़सवारी की संख्या, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है वेतन और भूमि का आकार, और ऑप्शन सी है व्यापारिक श्रेणी। व्यापारिक श्रेणी। तो जो मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार था, ये किस चीज को दर्शाता था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये पद और घुड़सवारों की संख्या। क्या था? जात मतलब होता था पद, और सवार मतलब होता था घुड़सवारों की संख्या। घुड़सवारों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में अमात्य का क्या कार्य है? शिवाजी के अष्टप्रधान शिवाजी के जो दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, उसमें अमात्य जो था उसका क्या कार्य था? अमात्य का कार्य क्या था? ऑप्शन ए है सैन्य प्रधान, ऑप्शन बी है वित्त और राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी है धार्मिक सलाहकार, और ऑप्शन डी है गुप्तचर विभाग। तो अमात्य का कार्य जो था ये वित्त और राजस्व मंत्री था। ठीक, वित्त और राजस्व मंत्री। अमात्य का कार्य क्या था? तो ये वित्त और राजस्व मंत्री। जो अष्टप्रधान में पेशवा थे उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को प्रशासनिक सुधारों का अग्रदूत क्यों माना जाता है? शेरशाह सूरी को प्रशासनिक सुधारों का अग्रदूत क्यों माना जाता है? उन्होंने नए किले बनवाए, उन्होंने भूमि पैमाइश और रुपया मुद्रा की शुरुआत की, उन्होंने हुमायूं को हराया, वे बहुत विद्वान थे। तो शेरशाह सूरी को प्रशासनिक सुधारों का अग्रदूत क्यों माना जाता है? प्रशासनिक सुधारों का अग्रदूत क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि पैमाइश और रुपया मुद्रा की शुरुआत कौन किया था? तो शेरशाह सूरी। इसी कारण इसे प्रशासनिक सुधारों का अग्रदूत माना जाता है। भूमि पैमाइश यानी कि भूमि मापन प्रक्रिया, और रुपया मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन ए है यह भारत का अंतिम युद्ध था, इसमें बंगाल में ब्रिटिश शासन की राजनीति की नींव रखी, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी पूरी तरह समाप्त हो गए, और ऑप्शन डी है नवाब की जीत हुई। तो जो 1857 का प्लासी का युद्ध था, इसमें क्या हुआ था कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की राजनीति की नींव पड़ी थी। ठीक, इसी युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजी शासन की क्या हुई थी कि राजनीति की नींव पड़ी थी, प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1857 में हुआ था। और 1865 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये इस युद्ध के बाद क्या हो गया था कि अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? यह केवल सैनिकों का विद्रोह था, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित जन आंदोलन था, इसमें दक्षिण भारत ने भाग लिया था, मुगलों ने इसे शुरू किया था। तो 1857 का को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित और जन आंदोलन था। ठीक, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा माना जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी, उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सामाजिक सुधार किए, उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, उन्होंने वे विदेशी यात्रा पर गए थे। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सामाजिक सुधार किए। ठीक, सती प्रथा का अंत इन्हीं के प्रयास से हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, राजा राम मोहन राय के प्रयास से भारत में जो सती प्रथा चल रहा था उसको समाप्त किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का मूल मंत्र क्या था? गांधी जी के सत्याग्रह का मूल मंत्र क्या था? ऑप्शन ए है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऑप्शन बी है सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोधी का हृदय परिवर्तन, ऑप्शन सी है विदेशी वस्तुओं का केवल बहिष्कार, ऑप्शन डी है उपवास रखना। तो गांधी जी का सत्याग्रह का मूल मंत्र क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोधी का हृदय परिवर्तन। सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोधी का हृदय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन का विफलता, ऑप्शन बी है करजन द्वारा बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ऑप्शन डी है नमक कानून। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो आप सभी को पता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक, ये इसमें क्या हो रहा था? तो इसमें विदेशी कपड़ों यानी कि जो ब्रिटेन द्वारा कपड़ा लाया जा रहा था, तो विदेशी मतलब कपड़ा ही नहीं कोई भी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था, मतलब कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसमें देसी यानी कि आप खुद से बनाए गए कपड़े, खुद से बनाए गए चीजें का उपयोग किया जा रहा था। तो इसी को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, जो कि 1905 में लाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन कौन किया था? तो करजन। ठीक, बंगाल विभाजन कौन किया था? तो करजन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ समझौते का महत्व का क्या महत्व था? 1916 के लखनऊ समझौते का क्या महत्व था? ऑप्शन ए है भारत को आज़ादी मिली, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता हुई। ऑप्शन सी है गांधी जी की भारत वापसी और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन का विरोध। तो 1916 में लखनऊ समझौते का क्या महत्व था? तो इसी समझौते यानी कि जो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता हुई थी। ठीक, राजनीतिक यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे कब? तो 1916 के लखनऊ समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, इस पर हस्ताक्षर क्यों किए थे? बी आर अम्बेडकर पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, इस पर हस्ताक्षर क्यों किए थे? ऑप्शन ए है वे गांधी जी से डरते थे, दलितों के लिए आरक्षित सीटों के बदले अलग निर्वाचन मंडल का त्यागा, और ऑप्शन सी है कांग्रेस में शामिल होने के लिए या संविधान लिखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलितों के लिए आरक्षित सीटों के बदले अलग निर्वाचन मंडल का त्याग किया था। ठीक, आरक्षित सीट उनको क्या किया गया था? तो इसमें दलितों के लिए आरक्षित सीट की बात कही गई थी, तो उसके बदले उन्होंने क्या किया कि अलग निर्वाचन मंडल को त्याग किया था। ठीक, वो पहले से अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। तो पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के द्वारा हुआ था, अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा देने का क्या अर्थ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो करो या मरो का नारा दिया गया था, उसका क्या अर्थ था? ऑप्शन ए है हिंसा करना, स्वतंत्र के लिए अंतिम निर्णायक संघर्ष करना, या जेल जाना, या सरकारी नौकरी छोड़ना। तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के लिए अंतिम निर्णायक संघर्ष करना। तो यहाँ पर याद रखने की चीज क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इसी में क्या दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था। 21 के द्वारा शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। पूछेगा कि गांधी जी का सबसे अंतिम आंदोलन कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन था कब? तो 1942 में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसे ब्रिटेन द्वारा लिखा गया था, इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान के अच्छे प्रावधान लिए गए हैं, यह बहुत महंगा बना, इसमें मौलिक अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उधार का थैला यानी कि दूसरे देशों से लिया गया, दुनिया के विभिन्न देशों से विभिन्न संविधानों से क्या किया गया था कि उसमें से अच्छे जो प्रावधान थे उसको लिया गया है। ठीक, आप सभी को पता ही होगा कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब पूछता है कि सबसे पहला संविधान किस देश में लाया गया था? सबसे पहला संविधान जो था ये अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक, पहला संविधान जो लिखा गया था ये अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वां, 42वां, 73वां या फिर 101वां? तो जो धर्मनिरपेक्ष था इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब पूछता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार हुआ है। ठीक, प्रस्तावना में मात्र एक बार जो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, और जो 44वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे, पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही प्रकार के हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया कि विधि का अधिकार बना दिया गया और उसको संविधान के 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विधि का शासन का वास्तविक अर्थ क्या है? विधि का शासन का वास्तविक अर्थ क्या है? राजा का कानून सर्वोपरि है, राजा का कानून सर्वोपरि है, कानून के सामने सभी समान है और कोई कानून से ऊपर नहीं है, अमीर और गरीब के लिए अलग कानून, केवल संसद कानून बना सकती है। तो विधि का शासन का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून के सामने सभी समान है। विधि का शासन का मतलब यही ना होता है कि विधि कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में और क्या शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में और क्या शामिल किया गया? ऑप्शन ए है केवल जीवित रहना, गरिमा के साथ जीवन जीना और निजता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है बिना अनुमति विदेश यात्रा।
तो आप सभी को पता होगा जो अनुच्छेद 21 है, इसमें क्या है कि जीवन के अधिकार से, ठीक, जीवन के अधिकार से यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो इसमें और शब्द शामिल किया गया था, क्या? तो ये गरिमा के साथ, अब आपको जीने का अधिकार है लेकिन गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल है, यानी कि आपकी प्राइवेसी को कोई क्या कर सकता है कि उजागर नहीं कर सकता, या फिर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। तो गरिमा के साथ जीवन जीने का भी अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को सजा देना, किसी अपराध को होने से पहले रोकना, पुलिस को शक्ति देना, जेल की संख्या बढ़ाना। तो निवारक निरोध का उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी अपराध को होने से पहले रोकना, ठीक, किसी अपराध को होने से पहले रोकना। निवारक निरोध का मतलब होता है किसी अपराध को होने से पहले ही रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया है? ऑप्शन ए है, ये महत्वपूर्ण नहीं है ताकि संशोधनों की उपलब्धता के अनुसार सरकार इन्हें धीरे धीरे लागू कर सके, क्योंकि ये केवल सलाह है। ऑप्शन डी है, जनता इनका विरोध करती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आप सभी को पता होगा कि ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक, यानी कि ये बात योग्य नहीं है। इसके लिए आप ये क्या कर सकते हैं कि कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार अब अगर आपको नीति निर्देशक तत्व तो क्या है, ये लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, ठीक, लोक कल्याण के लिए, यानी कि सरकार अपनी मर्जी से जो भी योजना बनाती है, जैसे कि अभी क्या है कि वृद्धा पेंशन है, ठीक, तो ये क्या है कि सरकार अपनी मर्जी से दे रही है, उसको मन करेगा तो उसको क्या करेगी कि बंद कर देगी। तो आप इसके लिए अदालत जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि मेरे को अभी वृद्धा पेंशन मिल रहा था, अब सरकार हमको नहीं दे रही है, हम सरकार के खिलाफ FIR करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व के तहत जो भी योजना बनाई जाती है, ये सरकार की अपनी मर्जी होती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए इसको परिवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया है? तो सरकार संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसे धीरे धीरे लागू कर सके, यानी कि सरकार अगर आपको कोई भी योजना बना रही है, कोई भी योजना ला रही है जिससे कि जनता को लाभ हो, और सरकार के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब वृद्धा पेंशन ला दिया है लेकिन सरकार के पास पैसा है ही नहीं, तो कैसे आपको दे पाएगी, ठीक। तो इसीलिए इसको कह रहा है कि संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सरकार इसको लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? भारत के जो चुनाव होता है तो उनके जो निर्वाचक मंडल होता है उनमें कौन शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पर बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ऑप्शन ए है संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है विधान परिषद, ऑप्शन डी है दिल्ली और पुदुचेरी के संविधान सभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य, तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं वो है विधान परिषद, ठीक। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऊपर से विधानसभा, जितने भी विधानसभा है उनके सभी निर्वाचित सदस्य, उसमें कि दिल्ली और पुदुचेरी यानी कि विधानसभा जहाँ पर भी है उन सभी विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये किस प्रकार की शक्ति है? ऑप्शन ए है विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति, विवेकाधीन शक्ति। तो आप सभी को पता ही होगा अनुच्छेद 72 के तहत क्या करता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, यानी कि ये मृत्यु, अगर आपको मृत्यु दंड मिला है उसको भी ये माफ करवा सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को भी माफ कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 72 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यायिक शक्ति। जो ये क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये न्यायिक शक्ति है, ठीक, न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर सवाल है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है? धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के पास समय नहीं होता, ऑप्शन बी है लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वित्त पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, और यह राष्ट्रपति का आदेश है,
यह राज्यसभा इसे खारिज कर देती है। तो बताना है यहाँ पर धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है। तो इसका कारण है कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, ये क्या होता है कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इसी वजह से जो धन विधेयक होता है इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि वित्त पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वित्त पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार का क्या अर्थ है। संसदीय विशेषाधिकार का क्या अर्थ है। संसदों का वेतन मिलना, संसदों को वेतन मिलना, सदन के भीतर दिए गए भाषण या मत के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा, आजीवन मुक्त यात्रा, या फिर सरकारी बंगला मिलना। तो संसदीय विशेषाधिकार, अगर आपको संसदीय विशेषाधिकार मिला है तो उसका अर्थ क्या है। तो सदन के भीतर दिए गए भाषण या मत के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा। संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ क्या होता है कि संसद के भीतर दिए गए भाषण या मत के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए है जजों की नियुक्ति करना, ऑप्शन बी है संसद द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को सलाह देना, ऑप्शन डी है सजा को बढ़ाना। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये दर्शाता है कि अगर संसद द्वारा बना कोई कानून बनाया गया है, ठीक, तो उसे कौन जांच करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जांच कर सकता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय उसे जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मुख्य कार्य क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के, तो उसमें से बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है अवैध वसूली रोकना, ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करना, ऑप्शन सी है सरकारी अधिकारी को काम करने का आदेश देना, और ऑप्शन डी है निचली अदालत के फैसले को रद्द करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर आप कोई भी किसी को बंदी बनाते हैं तो उसे 24 आवर के अंदर क्या करना है कि कोर्ट में पेश करना है। उसे मतलब कि कोर्ट में ये साबित होगा कि उसने क्राइम किया है या नहीं, तभी उसको क्या होगा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करना, यानी कि मान लो कोई गलती किया ही नहीं, उसको क्या कर दिया गया है कि अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाले 73वें संविधान का मूल विचार क्या था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाले 73वां जो संविधान था इसका मूल विचार क्या था। तो शहरों का विकास, सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्वशासन, और ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार को रोकना, और ऑप्शन डी है कृषि कर वसूलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्वशासन। ठीक, तो इसका जो 73वां संविधान संशोधन का मूल विचार था ये सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्वशासन, यानी कहने का मतलब है कि ये पंचायती राज जो होता है ये ग्रामीण के विकास के लिए होता है, यानी कि जो गांव में समस्या है तो उन सारी चीज़ों का समाधान नेता या क्या बोलते हैं कि एमपी या एमएलए नहीं करेगा। तो इसी वजह से क्या किया गया था कि पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था कि जो गांव में जो छोटे छोटे समस्या होते हैं उसका समाधान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है। गठबंधन सरकार में जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है हर मंत्री अपना स्वतंत्र निर्णय लेगा, पूरे मंत्रिमंडल को संसद के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री ही सब कुछ तय करेगा, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति मंत्रियों को हटा सकता है। तो गठबंधन सरकार में जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसका क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरे मंत्रिमंडल को संसद यानी कि लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक, सामूहिक रूप से क्या होता है कि लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता क्यों जरूरी है। भारत में निर्वाचन आयोग की बताना है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्वायत्तता क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए है चुनाव खर्च कम करने के लिए, ऑप्शन बी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए, ऑप्शन डी है मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता क्यों जरूरी है। इसका सही आंसर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए। तो
जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग को क्या करवाना चाहिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में दिया गया था? संविधान का जो मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, और ऑप्शन डी है मिनवर्ला मिनवर्ला मिल्स केस, और ऑप्शन डी है एस.आर. बोमई केस। तो जो क्या हुआ था कि इस केस में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किए बिना आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल संविधान में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक, मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हुआ था ये केशवानंद भारती केस में हुआ था, केशवानंद भारती केस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया जाता है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया जाता है? जब युद्ध छिड़ जाए, जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए, जब आर्थिक संकट हो, जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो होता है ये जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी यानी कि राज्य की जो विधानसभा होता है वो भंग हो जाए तो ये राष्ट्रपति शासन वहां पर लाया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों का मुख्य कार्य क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कानून बनाना, ऑप्शन बी है सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करना, ऑप्शन सी है पुलिस को ट्रेनिंग देना, ऑप्शन डी है चुनाव कराना। तो लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों का जो कार्य है ये सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का क्या करना है कि जांच करना। ठीक, सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में एकल नागरिकता का क्या लाभ है? भारतीय नागरिकता के संदर्भ में एक एकल नागरिकता का क्या लाभ है? ऑप्शन ए है पासपोर्ट जल्दी मिलना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है राज्यों को अधिक शक्ति मिलना, ऑप्शन डी है टैक्स में छूट मिलना। तो भारतीय नागरिकता में के एक संदर्भ में एकल नागरिकता का जो लाभ है इसका मतलब है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। ठीक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है केवल प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, ऑप्शन बी है पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ऑप्शन सी है संसद भंग हो जाती है, ऑप्शन डी है चुनाव अगले दिन होते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, पूरी मंत्रिपरिषद को, यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वह पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि पूरी तरह से ये क्या हो जाता है कि विफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसके सदस्य कभी रिटायर नहीं होते, यह कभी भंग नहीं होता, और इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ऑप्शन सी है इसके पास अधिक शक्तियां हैं, ऑप्शन डी है यह दिल्ली में स्थित है। तो बताना है कि राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका दोनों ये ए और बी दोनों सही आंसर है। ठीक, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, एक सेकेंड इसके सदस्य, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसके सदस्य रिटायर होते हैं। कौन होता है? तो 1/3, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, लेकिन ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक, ये कभी भंग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को एक नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? हिमालय को एक नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों में यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराने से हुआ है, यह ज्वालामुखी से बना है, इसकी चट्टानें पुरानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों में यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक, ये हिमालय जो है सबसे नवीन वलित पर्वत है, विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत जो है हिमालय है, और विश्व का सबसे पुराना यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो हिमालय सॉरी कौन है? अरावली है। ठीक, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत पूछेगा तो अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? भारत के जो है पश्चिमी घाट, इधर से पश्चिमी घाट आता है और इधर पूर्वी घाट, तो ये आकर यहाँ पर जो मिलते हैं इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ या पालनी की पहाड़ियाँ। तो ये जो पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर दोनों आकर यहाँ मिलते हैं, ठीक। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है कार्डमम पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है, ठीक। सॉरी, अनाईमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो इसका हो जाएगा डोडा बेटा, ठीक। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और इसका अर्थ क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ग्रीक बारिश, ऑप्शन बी है अरबी ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलना, ऑप्शन सी है लैटिन समुद्र और ऑप्शन डी है फारसी ठंडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरबी। मानसून शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ये अरबी भाषा हुआ है, यानी कि ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में बदलना, हवाओं की दिशा में हवाओं की दिशा बदलना, जो कि अरबी भाषा से लिया गया है मानसून शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? भारत में काली मिट्टी जो है ये किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? धान, कपास, गेहूं या चाय। तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत भारी बारिश होता है, बारिश कम होती है और सूखे की स्थिति बन सकती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल सर्दियों में बारिश होती है। तो एल नीनो का मतलब जो होता है ये बहुत कम बारिश, यानी कि बारिश कम होता है और सूखे की स्थिति बन जाती है और समुद्र का पानी जो होता है बहुत गर्म हो जाता है, ठीक। एल नीनो का मतलब एक होता है एल नीनो और ला नीनो, ठीक। एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो में क्या होता है कि बारिश कम होता है, सूखे की स्थिति बन जाती है, समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है। अब ला नीनो जो है इसमें बारिश बहुत अधिक होती है और इसमें ठंडी बढ़ जाती है और जो होता है समुद्र का पानी जो होता है अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो ला नीनो और एल नीनो में यही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है और कहाँ गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है ये किस दिशा में बहती है और कहाँ गिरती है? पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम पश्चिम की ओर अरब सागर में, उत्तर की ओर गंगा में और दक्षिण की ओर हिंद महासागर में। तो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक। और गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में, ठीक। इधर बहती है। अरब सागर किधर है? तो भारत के पश्चिम में। तो जो नर्मदा और ताप्ती है ये कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। और एक चीज ध्यान रखना, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती है ये ज्वारमुख नद बनाती है, ठीक, जिसे कि एस्टुरी कहा जाता है। और पूछेगा कि बंगाल में गिरने वाली नदियां क्या बनाती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? झेलम, सतलज, चिनाब या रावी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब, ठीक। भाखड़ा नागल परियोजना चिनाब नदी पर है। परियोजना भाखड़ा नागल, एक सेकंड, भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल जो है ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ठीक। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित कौन करती है? तो आयन मंडल, ठीक। आयन मंडल रेडियो तरंग। पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा समताप मंडल। पूछेगा कि बारिश की घटना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल, ठीक। बारिश की घटना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन बनाना, सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकना, तापमान बढ़ाना या फिर बारिश कराना। तो जो ओजोन परत का मुख्य कार्य है ये
सूर्य से आती पराबैंगनी किरण जो है, जिससे कि त्वचा का कैंसर होता है, उसको आने से रोकता है, पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? साल भर भारी बारिश, या सर्दियों में बारिश और गर्मियों में शुष्क, केवल गर्मियों में बारिश, हमेशा बर्फबारी। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, ये सर्दियों में और गर्मियों में शुष्क होना, सॉरी, सर्दियों में बारिश और गर्मियों में शुष्क होना। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो सर्दियों के दिन में यहाँ पर बारिश होती है और गर्मियों के दिन में यहाँ पर शुष्क यानी कि सूखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ है? कनाडा, रूस, अफ्रीका, अमेरिका। तो दुनिया की सबसे गहरी झील बताना है। बैकाल झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये रूस के साइबेरिया में है। ठीक, बैकाल झील कहाँ पर है? तो रूस साइबेरिया में। सबसे गहरी झील रूस साइबेरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब सभी को पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन। पृथ्वी जो है ये अपनी धुरी पर जो घूमती है, इसके कारण दिन और रात होता है। और जो ये सूर्य के चक्कर लगाती है तो उससे क्या होता है कि साल बदलता है। ठीक, सूर्य के चक्कर लगाने से साल बदलता है, और अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी तो दिन बदलता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनन। ग्रैंड कैनन किस नदी द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध भौगोलिक स्थल है? ऑप्शन ए है नील नदी, कोलोराडो नदी, अमेजन नदी, या फिर मिसिसिपी नदी। ग्रैंड कैनन ये किस नदी द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध बौद्धिक स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी। ठीक, कोलोराडो नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोलोराडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, या फिर लक्षद्वीप। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, एक चीज ध्यान रखना, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये मान लो भारत के यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है, तो ये जो है कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी है। लेकिन यहाँ पर एक अंडमान निकोबार में क्या है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट है। ठीक, तो स्थलीय अगर पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु स्थलीय, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, और जलीय जो होएगा इधर, ये इंदिरा पॉइंट है, तो इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, सवाना घास का मैदान जो है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भट्टा आने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? ज्वार भट्टा आने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? समुद्री हवाएं, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पृथ्वी का कंपन, पानी का ठंडा होना। ज्वार और भट्टा आने का मुख्य वैज्ञानिक कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा है ये अफ्रीका में है। ठीक, अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल डमरू जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और म्यांमार। तो पाक जल डमरू जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? भारत का सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब है, इसके घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन सी है, यहाँ सक्रिय यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है, इसकी घूर्णन गति धीमी है। तो जो आप सभी को पता होगा सबसे गर्म ग्रह जो है सौरमंडल का कौन है? तो शुक्र है। ठीक, और सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। शुक्र का सबसे गर्म होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो जाहिर सी बात है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, उस ग्रह की टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग के पृथ्वी पर भी आप सभी को पता ही होगा CO2 की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, और क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जहां पर CO2 की अधिकता होगी वहां पर ज्यादा गर्मी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। ठीक, तो मगध साम्राज्य जो कि पूरा महाजनपद काल, जो 16 महाजनपद था, इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध साम्राज्य। इसकी पहली जो राजधानी थी ये राजगिरी थी, और इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया गया था। कौन बनाया था? तो उदयन। ठीक, पाटलिपुत्र नगर को बसाया था उदयन, और उसी को राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? मगध, वैशाली जो कि लिच्छवी शासक द्वारा, मैथिली, या फिर चंपा? तो जो भारत में सबसे पहली बार गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो राज्य में लागू किया गया था वो था वैशाली। ठीक, वैशाली का जो जिसे कि लिच्छवी कहा जाता था, तो वहां पर जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी। ठीक, सबसे पहले भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली यानी कि लिच्छवी शासकों द्वारा लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? नमक कर, तीनकठिया प्रणाली, लगान वृद्धि, मिल मालिकों के विरुद्ध। तो 1917 में गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था। ठीक, तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था, तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन में मुख्य भूमिका किसकी थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन में मुख्य भूमिका किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे वो थे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद सिंह, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद सिंह, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ के प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो कि जहां पर सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ के प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सहरसा और खगड़िया। सहरसा और खगड़िया जिला जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, आप सभी को पता ही होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, जो कि नदियों के अप्रदन यानी कि जब बाढ़ आता है तो जलोढ़ मिट्टी का वहां पर जमा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी किस जिले में स्थित है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी जो है ये किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास या फिर मुंगेर? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये पश्चिमी चंपारण में। ठीक, पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी किस किस भाग है? तो ये शिवालिक, शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी, उसी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भीम बांध अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ठीक, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? छपरा, सोनपुर, पटना, मुंगेर? गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो गंडक नदी जो है ये सोनपुर के हाजीपुर के पास, ये कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है, सोनपुर के हाजीपुर के पास। ठीक, सोनपुर के हाजीपुर के पास ये गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला पाइराइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? बिहार का कौन सा जिला पाइराइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? गया, रोहतास, जमुई, नवादा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक, रोहतास जो है ये पाइराइट में सबसे प्रथम स्थान रखता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक, सबसे कम साक्षर पूर्णिया और सबसे अधिक साक्षर जो है रोहतास है। सबसे कम साक्षर पूर्णिया, सबसे अधिक साक्षर रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? कांच में, जल में, निर्वात में, या फिर हवा में?
तो प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। और ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की गति इस्पात में सबसे अधिक होती है और निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस वैज्ञानिक घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का जो नीला रंग है ये किस वैज्ञानिक घटना के कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की प्रकीर्णन या फिर विवर्तन? तो आकाश का नीला रंग जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण? तो वाहनों के पीछे जो दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो है उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो सभी को पता होगा, 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई मात्रक सभी को पता होगा, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसका सेंस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसे कि ऑक्सीकरण। ठीक, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है? आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, घनत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर बनाई गई, यानी कि परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक, टार्टरिक। तो एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, ऊर्जा का निर्माण यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी यकृत, सबसे छोटी पीयूष, सबसे छोटी पीयूष, सबसे छोटी पीयूष। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, सी, डी, के। तो इसका के हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। विटामिन ए से रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक्सट्रीम। आयोडीन की कमी से होता है गेंगा। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से। लोहा की कमी से यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किनके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है जाइलम द्वारा। ठीक, जल का परिवहन जाइलम द्वारा। भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम द्वारा। ठीक, भोज्य पदार्थ का फ्लोएम द्वारा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दी थी? ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक ने। इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये विश्व में सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था। ठीक, तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब विश्व में सबसे पहला खोजा गया टीका शीर्षक, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सोनार, सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये 9
संचालकों यानी कि जो पानी में पनडुब्बी जो होता है उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग होता है? हवा की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर या सिस्मोग्राफ? तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज, कान की हड्डी है स्टेपीज, ठीक। और सबसे बड़ी फीमर, ठीक। फीमर जांघ की हड्डी होता है सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इथेन या हाइड्रोजन? तो एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक। एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक। ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो हम अपना स्कोर बता दो कि आप लोगों ने कितने सही किए, ठीक। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ाई से करते रहो और रिवीजन करके कल आना है, ठीक।